हेलो एवरीवन। अपने पिछले वीडियो में हमने समूह संपर्क विधियों में प्रदर्शन के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की बैठकों के बारे में जो प्रसार और संचार की समूह संपर्क विधियों के अंतर्गत आती हैं। मीटिंग्स या बैठकें लोगों का ध्यान आकर्षित करने, उनकी रुचि जागृत करने, उनको प्रेरित और उत्साहित करने, उनकी समस्याओं के समाधान करने और नए विचारों, तथ्यों और तकनीकी को अपनाने के लिए बैठकों का आयोजन किया जाता है। इसमें लोग एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं और आपसी विचार विमर्श के द्वारा समस्याओं का समाधान करते हैं। इसमें दो या दो से अधिक लोग होते हैं, अपने गांव, मोहल्ले या क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उस पर विचार करते हैं, समाधान ढूंढते हैं। इसमें किसी भी धर्म, वर्ग, लिंग, संप्रदाय और आयु के लोग हो सकते हैं। ऐसा विषय लिया जाता है बैठकों के लिए जिसमें सभी की रुचि हो, जो सभी के लिए लाभदायक हो। किसी सार्वजनिक विषय पर भी लिया जा सकता है या किसी स्थानीय समस्या को लेकर भी बैठक आयोजित की जा सकती है, जैसे टीकाकरण हो सकता है, स्वास्थ्य रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, पेयजल व्यवस्था आदि। बैठक आयोजित करने के लिए जो चरण हैं उनमें सबसे पहला है आयोजन या उसकी योजना बनाना। बैठक के लिए विषय का चयन ऐसा करना चाहिए जो लोगों के इंटरेस्ट का हो। समय, दिनांक और स्थल का निर्धारण भी ऐसा होना चाहिए जब सारा टारगेट ग्रुप उपलब्ध हो सके। लोगों को ध्यान में रखते हुए उनकी संख्या कितनी होगी, किस तरह के स्थान पर, मौसम कैसा रहेगा, ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। वक्ता का चयन बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। ऐसा वक्ता हो जो विवादित नहीं हो, जो अच्छे तरीके से अपनी बातें समझा सकता हो, जिसका बोलने का तरीका, समझाने का तरीका प्रभावशाली हो, लोगों में जिनकी सम्मान जिनके प्रति हो, जो अपनी बातों को रुचिकर ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके, इस तरह का वक्ता लेना चाहिए। फिर बैठक का संचालन बहुत अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए। जिन विषयों को लेकर के या जिस बिंदु पर हमें चर्चा करनी है, बैठक करनी है, उससे भटके नहीं, सही उद्देश्य के साथ में चर्चा करनी चाहिए या बैठक की जानी चाहिए। फिर बैठक का अनुसरण किया जाना चाहिए या फॉलोअप करना चाहिए कि किस तरीके से जो भी हमने उद्देश्य लिए थे इस बैठक के, या जिस समस्या को लेकर के बैठक आयोजित की गई थी, जिस विषय को लेकर के आयोजित की गई थी, उस उद्देश्यों की पूर्ति, प्राप्ति किस सीमा तक हो सकी है। और इसके अंत में विज्ञापन और प्रकाशन, यानी जो भी चर्चा हुई है उसके बारे में, उसका क्या परिणाम रहा, कौन कौन लोग सम्मिलित हुए, उसको पूरा प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो, टीवी आदि के माध्यम से ये सभी प्रचार प्रसार किए जाने चाहिए। बैठक से पहले भी इसको पूरा पब्लिसाइज किया जाना चाहिए। बैठक के बहुत सारे लाभ हैं। ये जनसंपर्क का एक बढ़िया साधन है। इसमें एक ही समय में बहुत सारे लोगों से आमने सामने चर्चा हो जाती है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, वो सभी विचार आसानी से सुनने और समझने के लिए मिल जाते हैं, जिससे आगे के कार्यक्रम या किस तरह की चीज़ें हमें की जानी है लोगों के विकास के लिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। लोगों की समस्याएं और उनका समाधान भी मिल जाता है। ये एक प्रजातांत्रिक विधि है, तो सभी लोगों को अपनी बात कहने और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। सूचनाएं तेजी से प्रसारित होती हैं, प्रचारित होती हैं। किसी तरह का भ्रम या असत्य बातें अगर लोगों के बीच में हैं तो उन्हें रोका जा सकता है। कम समय में ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन हो जाता है। साथ ही लोग किस तरह के कार्यक्रम चाहते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या चीज़ों से, किन किन चीज़ों से वो संतुष्ट नहीं है, किन लोगों से संतुष्ट नहीं है, उस सब के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। लेकिन जैसे हर विधि की कोई कमियां होती हैं, इसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। कई बार उपयुक्त स्थान नहीं मिलता, कई बार विषय अच्छा नहीं होता,
कई बार अच्छा वक्ता या चेयरमैन नहीं मिल पाता। कई बार लोगों में संकोच की भावनाओं के कारण वो अपने विचारों को कह नहीं पाते। बैठकों में विवाद भी बहुत हो जाते हैं। इस तरह की समस्याएं बैठकों के अंतर्गत आती रहती हैं। नेक्स्ट है वार्ता बैठक या चर्चा बैठक। इसके कई प्रकार हैं। इसमें किसी भी विषय विशेष या समस्या को लेकर आपस में वार्ता या चर्चा के माध्यम से समस्या का समाधान ढूंढा जाता है। इसके प्रमुख प्रकार में सम्मिलित किए जाते हैं व्याख्यान फोरम, पैनल वार्ता, समूह साक्षात्कार, सिंपोजियम, डिबेट डिस्कशन, वर्कशॉप और सेमिनार्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्याख्यान फोरम या वार्ता फोरम के बारे में, लेक्चर फोरम और डिस्कशन फोरम। इस प्रकार के फोरम में दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी वार्ता या व्याख्यान को श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कोई विवादित या अविवादित विषय लिया जा सकता है और अंत में प्रश्न उत्तर का सत्र रखा जाता है। वार्ता बैठकों में चेयरमैन जो भी व्यक्ति होता है उसके कुछ कर्तव्य होते हैं। वो जो सभी कामों को संचालित करता है, तो उसे ये क्लियर होना चाहिए कि वार्ता किस विषय में आयोजित हो रही है। तो श्रोताओं को भी ये जानकारी चेयरमैन ही देता है कि किस विषय की वार्ता है। वक्ता कौन है उसके बारे में जानकारी देता है, उसके संक्षिप्त विवरण या परिचय देना, और साथ ही प्रश्नोत्तर काल में या पूरे वार्ता के दौरान श्रोताओं और वक्ताओं के बीच में संबंध बनाए रखना चेयरमैन का कर्तव्य होता है। साथ ही वक्ता सबसे पहले सभी मंचासीन व्यक्तियों और श्रोताओं को संबोधित करता है, फिर विषय के ऊपर अपनी वार्ता उसे शुरू करनी चाहिए। उसके बाद में श्रोताओं को देखते हुए अपनी पूरी बात को कहना चाहिए और श्रोताओं के सभी प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से उन्हें दिया जाना चाहिए। अगर श्रोता संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर इस तरह की फोरम का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो श्रोताओं की संतुष्टि तक या ग्रामीण जो भी लोग हैं उनकी संतुष्टि होने तक उसे सही उत्तर उनकी समस्याओं के या जिज्ञासाओं के देने चाहिए। नेक्स्ट है पैनल वार्ता। इसमें 4 से 6 सदस्य लिए जाते हैं। उनका एक पैनल होता है और वो किसी विषय पर अपने विचार लोगों को प्रस्तुत करते हैं। ये पैनल के अंदर किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कशन होता है। जो चेयरमैन होता है वो वक्ताओं के बारे में या पैनल्स के बारे में पूरे के बारे में जानकारी देता है। इसमें न सिर्फ वक्ता बोलते हैं बल्कि श्रोताओं को भी प्रश्नोत्तर के लिए स्थान दिया जाता है, उन्हें भी स्पेस दिया जाता है। नेक्स्ट है समूह साक्षात्कार। ये प्रजातांत्रिक विधि से लिया जाता है। इसमें एक्सपर्ट लोगों का ग्रुप भी हो सकता है या एक व्यक्ति भी हो सकता है। ये लोगों से बातचीत करता है, उनका इंटरव्यू लेता है और लोगों की समस्याओं को समझता है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करता है और फिर अपने कमेंट्स देता है। नेक्स्ट है सिंपोजियम। इसमें एक ही विषय पर बहुत सारे वक्ताओं से किसी भी एक विषय के अलग अलग पहलुओं पर उनसे वार्ता करवाई जाती है या भाषण करवाया जाता है। इसमें छोटे छोटे व्याख्यानों की श्रृंखला होती है, जिसमें कुछ वक्ता होते हैं वो उस किसी एक विषय से लेकर संबंधित सभी बिंदुओं पर अपने अपने विचार रखते हैं। जैसे अगर हम खाद्य संरक्षण की बात करते हैं तो हो सकता है एक वक्ता जैम बनाने के बारे में बातचीत करे, एक वक्ता अचार बनाने की विधियां बताए, कोई मंगोड़ी पापड़ बनाने की विधि बता सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट है वाद विवाद वार्ता या डिबेट डिस्कशन। इसमें कुछ लोग होते हैं वो किसी एक विषय के पक्ष में और कुछ लोग उसके विपक्ष में अपने विचार रखते हैं। तो इसमें किसी भी विषय के अच्छाई और बुराई, सही और गलत दोनों पहलुओं को
सुना जा सकता है, समझा जा सकता है, या इस तरह की बातें सही तरीके से निकल कर के आती हैं। हर एक विषय की, हर एक बिंदु की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सामने आ जाती हैं। हर एक वक्ता को एक निश्चित समय पर तक ही बोलने का अवसर दिया जाता है और अपनी अपनी बातों को दृढ़ता से रखने का पूरा अवसर दिया जाता है। वाद विवाद वार्ता जब समाप्त हो जाती है तो चर्चा के लिए श्रोताओं को भी इसमें सहयोगी बनाया जाता है। कार्यशाला या वर्कशॉप, ये एक विशिष्ट प्रकार का सम्मेलन है। अभी तक जो हमने देखे, जिनके बारे में पढ़ा, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके टाइम ड्यूरेशन भी अलग हो सकता है, साथ ही इसमें भाषण, व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक चर्चा, अनौपचारिक वार्ता और किसी तरह के डेमोन्स्ट्रेशन को भी शामिल किया जा सकता है। और उन सभी के माध्यम से विशेषज्ञ किसी तरह की जानकारी या प्रशिक्षण देते हैं। इसमें दोनों चीज़ें हैं, सिर्फ जानकारी नहीं है बल्कि प्रशिक्षण भी है। मतलब टीचिंग तो है, नॉलेज तो है, उसके साथ साथ में ट्रेनिंग भी इसमें सम्मिलित की जाती है। इसमें विषय विशेषज्ञ होते हैं और उनके निर्देशन में कार्य सत्र किए जाते हैं, यानी किसी भी काम को संपादित भी किया जाता है। ये कार्य का संपादन अकेले भी हो सकता है, समूह में भी हो सकता है, और लोगों को किसी भी तरह की विधियां सिखाने के लिए भी किया जा सकता है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि किस तरीके से इसके उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है और लोगों की क्या रुचियां हैं, उनकी पुराना जो ज्ञान है वो उसका स्तर क्या है, पहले से कितना जानते हैं किसी भी काम के बारे में। नेक्स्ट है सेमिनार। ये किसी एक ही विषय पर आयोजित होता है। इसमें वक्ता और श्रोता आमने सामने बैठते हैं और जो विद्वान वक्ता हैं वो सेमिनार में अपने शोध पत्र प्रस्तुत करते हैं। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो भी उन्होंने रिसर्च की है, नई खोज की है, उससे संबंधित जानकारी श्रोताओं को देते हैं। नेक्स्ट है सम्मेलन या कॉन्फ्रेंसेस। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनमें रुचि जागृत करने के लिए या उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए 2 या 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंसेस या सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं और अपनी वार्ता को या अपने व्याख्यान को लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं। इसमें बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है। श्रोता भी इसमें फुली पार्टिसिपेट करते हैं और अपने प्रश्न पूछते हैं। इसीलिए वक्ताओं को अपने टॉपिक की, अपने विषय की बहुत अच्छी तैयारी करके आना चाहिए। उससे संबंधित अन्य सामग्री जो भी प्रदर्शन के लिए वो सहायक सामग्री लाना चाहें, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होते हैं, चार्ट, पोस्टर वगैरह होते हैं, इनकी का प्रयोग भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से रिहर्स करके इस चीज़ को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्षेत्र दिवस एवं भ्रमण, फील्ड डेज एंड टूर्स। बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल टूर्स होते हैं, उसी तरीके से प्रसार शिक्षा में ग्रामीण लोगों के लिए क्षेत्र दिवस और भ्रमण होते हैं। प्रसार कार्यकर्ता किसानों को लेकर के प्रगतिशील किसान के द्वारा की गई खेती को दिखाने या फिर कृषि विज्ञान केंद्र में चल रहे या कृषि अनुसंधान केंद्रों में चल रहे शोध कार्यों के परिणामों को दिखाने के लिए, फल सब्जी संरक्षण करने वाली संस्थानों को दिखाने के लिए किसानों को ले जाते हैं। उन्नत विधियों को अपनाने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। इसके माध्यम से ग्रामीण लोग प्रेरित होते हैं, उनमें नया उत्साह बढ़ता है, किसी भी चीज़ को, नई चीज़ को सीखने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है, कुटीर उद्योगों को चलाने की प्रेरणा भी मिलती है। क्षेत्र दिवस और भ्रमण के उद्देश्य मुख्य रूप से नई पद्धति के परिणामों को जानने के लिए होते हैं, नए उपकरणों और औजारों की या मशीनरी को देखने समझने के लिए, प्रगतिशील किसानों द्वारा किए गए खेती को देखने के लिए, परिणाम प्रदर्शन या विधि प्रदर्शन को देखने के लिए होते हैं।
क्षेत्र दिवस भ्रमण के लिए योजना तैयार करते समय बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो प्रसार कार्यकर्ता को ये जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि किस तरीके से काम किया जाना है और किस दिन किस समय पर किन लोगों को लेकर के भ्रमण के लिए जाना है, क्या चीज़ दिखाई जानी है। ये जानकारी उन्हें कम से कम 1 सप्ताह पहले अपने टारगेट ग्रुप को दे देनी होती है। किस साधन के द्वारा जाया जाएगा या कैसे वहाँ पहुँचना है। जिन लोगों के पास जाकर के कुछ भी दिखाना है या भ्रमण करवाना है उन्हें भी सूचना देनी आवश्यक है ताकि वो सभी व्यवस्थाएं पहले से करके रखें। अगर भ्रमण लंबे समय का है तो यातायात के साधन, चाय, नाश्ता, भोजन, पानी आदि की व्यवस्था पूरी की जानी चाहिए। उसका पूरा खर्चा भी पहले से ही इकट्ठा कर लेना चाहिए। जो भी हिसाब किताब है वो प्रॉपर रखना चाहिए, सारे रिकॉर्ड्स प्रॉपर रखने चाहिए। और अधिक समय के लिए और भी अधिक समय के लिए 1 दिन से ज़्यादा का अगर भ्रमण है तो रुकने की, ठहरने, खाने पीने आदि की व्यवस्था प्रॉपर करनी चाहिए। साथ ही फोटोग्राफी और रिकॉर्ड का मेंटेनेंस बहुत अच्छे से करना चाहिए। मूल्यांकन के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को जिनको हम लेकर के गए हैं भ्रमण के लिए उन्हें वो भ्रमण कैसा लगा, उससे उन्हें क्या लाभ हुए, प्रॉपरली वो अपनी जिज्ञासा को शांत कर सके या नहीं, उन्हें क्वेश्चन पूछने का मौका मिला या नहीं, अपनी जो भी जिज्ञासाएं हैं। अगर वो थक गए हैं तो विश्राम उन्हें प्रॉपर मिला या नहीं, या जिस उद्देश्य को लेकर के हमने भ्रमण किया था उस पर खर्चा ज़्यादा हो गया और काम नहीं हो पाया, ऐसा तो नहीं है। ये सभी चीज़ें मूल्यांकन में देख लेनी चाहिए। क्षेत्र भ्रमण के कुछ लाभ हैं, जैसे जब किसान खुद चीज़ों को देखते हैं, प्रगतिशील किसानों को खेती करते हुए देखते हैं या नई विधियों के परिणामों को देखते हैं तो वो उन पर विश्वास करते हैं और प्रेरित हो जाते हैं। कृषकों के सभी प्रश्नों और शंकाओं का समाधान हो जाता है। समूह चर्चा के द्वारा उनको अपनी जिज्ञासा शांत करने का मौका मिलता है। साथ ही नई नई रोचक जानकारियां भी मिलती हैं और नई विधियों को अपनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। घर से बाहर निकल कर के जाते हैं तो एक चेंज हो जाता है, बदलाव आता है, जिससे वो काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। भ्रमण के लिए विशेष तैयारी करनी पड़ती है, लोगों को समझाना पड़ता है, उनके टाइम का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ लोग समय नहीं दे पाते हैं तो उनको भी प्रेरित करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ध्यान देनी होती हैं, लोगों को अच्छे से प्रेरणा देनी होती है। बहुत समय इसमें लगता है, शक्ति भी लगती है और काफ़ी खर्चा भी होता है। कई बार आपस में लोगों में झगड़े हो जाते हैं भ्रमण के दौरान। तो अगर भ्रमण के लिए पैसा लोगों से ही लिया जाए तो उसमें बहुत सारे लोग शामिल नहीं हो पाते हैं और कई बार लोग बहुत ही असंतुष्ट भी हो जाते हैं। तो बहुत सावधानी पूर्वक भ्रमण के लिए योजनाएं बनानी चाहिए।